Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सो ऐना को प्रॉब्लम आई है लूडिज्म मूवमेंट में, किसी और को कोई दिक्कत आई हो तो वो भी अभी आप बता दें। ओके, लूडिज्म मूवमेंट जो है वो 1811 से 1817 के बीच में था। ये नेड लिड जो जर्नल थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था और ये एक तरह का प्रोटेस्ट था, अलग तरह का, मतलब ये भी विरोध जताने के लिए था। ये बेसिकली बैकवर्ड लुकिंग जो क्लासेस थी उनके लिए था। यहाँ पर मशीन्स के द्वारा जो ज्यादा मशीन्स जो है वो उन लोगों ने लगा दी थी, ठीक है। उसके उसमें था प्रोटेस्ट में कि लोग बागों की जो जॉब्स थी वो जा रही थी और उनके कंपैरेटिवली, मतलब उनके एज इन उनका ऑल्टरनेटिव क्या था, मशीन्स थी। लोगों ने मशीन्स ज्यादा लगाना शुरू कर दिया था, लोग बागों के पास नौकरियां नहीं थी तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लूडिज्म जो है जनरल नेड लुड के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इसीलिए इसका नाम लूडिज्म पड़ा। और इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनको कम से कम बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए और उनका जो कंट्रोल है वो भी होना चाहिए विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर, यानी कि विमेन और चिल्ड्रन जो है वो क्या काम कर रहे हैं, कितने घंटों तक काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा इनको सॉर्ट आउट करना था। वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द कमिंग मशीनरी, और जिनकी जो मशीनरी ज्यादा आ गई थी लोगों के इंडस्ट्रीज के अंदर और उसकी वजह से जितने जॉब्स चली गई थी लोगों की, उन सबको वापस से काम दो, ठीक है। ये भी इसमें पॉइंट उठाया गया था। एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दीज डिमांड्स, और उनको बोला गया था, उन्होंने ये भी डिमांड रखी थी कि अब हम हमारी यूनियन जो है ट्रेड यूनियन वो बनाएंगे जिससे हम बेसिक बेसिक तरीके से अपनी डिमांड्स को रख सकें। अब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा रेलवेज के बारे में, रेलवेज उसके अंदर भी कई सारे यूनियन ग्रुप्स हैं, उनको बड़ा यूनियन ग्रुप कहता है। एक तो मजदूर संघ ग्रुप है और दूसरा है रेलवे यूनियन करके, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न समथिंग समथिंग यूनियन करके। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो कितने वर्कर्स काम करते हैं ना, उनकी मांगों को रखने के लिए एक प्रॉपर कमेटी की तरह काम करता है, ठीक है। ये यूनियन जो ग्रुप्स होते हैं ये काम करते हैं कि हाँ, आपकी दिक्कतें अगर आ रही हैं, आपका जो बॉस है वो आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है या आपसे ओवर टाइम करवा रहा है या आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, आपको बदतमीजी से ट्रीट कर रहा है, तो ये बेसिक चीजें जो होती है ना, इनको प्रॉपर फॉर्मल तरीके से रखने के लिए ये यूनियंस काम करती हैं। यानी इनका जो लीडर है वो जाएगा सुपरवाइजर के पास में और जाकर के बोलेगा कि देखो, इस डिपार्टमेंट में इस एम्प्लॉय के साथ में ये काम सही नहीं हो रहा है, उससे ओवर टाइम भी लिया जा रहा है, उसके बेसिक हक जो है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इसके इसके एक्शन लो, इसके खिलाफ में कोई चीज करो, आप इसका कोई सोल्यूशन निकालो। तो वो काम होता है यूनियन लीडर का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा था कि हमें लीगल राइट चाहिए कि हम इस तरह की यूनियन फॉर्म कर सकें जिससे हमारी जो डिमांड्स हैं वो हम लीगल तरीके से प्रेजेंट कर पाए आगे जाकर के। ऐसे नहीं कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और फिर उसके बाद में लोग बाग सफर कर रहे हैं और फिर स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं और उसके बाद हमारी बातें जो है वो सुनी जा रही है, हमारी डिमांड सुनी जा रही है। हमारे को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हमारी यूनियन लीडर के पास जाकर के बोलेंगे और वो आकर के आपके पास में बोलेगा और फिर आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये लोग ये चीज डिमांड कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ना वर्कर्स के हित में, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वो उसके अंदर जो डिमांड रखी जा रही थी उसको नाम दिया गया है लूडिज्म मूवमेंट। ये बेस है इसका, समझ में आया? Yes, ma'am. और किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, तो आज हमें करना है रिवाइज रिफॉर्म्स थ्रू लॉज। रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, इस शब्द का क्या मतलब है? दोबारा बनना। वेरी गुड। तो मैम, रिफॉर्म्स, चीज को सुधारना। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो रिफ्रेश आप, करना वापस उसको शायद। वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया है काफी हद तक।
रिफॉर्म थ्रू लॉज यानी कानूनों के द्वारा वापस से चीजों को ठीक करना, कंडीशंस जो थी विमेन और चिल्ड्रन की उनको ठीक करना, और कई सारे लॉज जो है वो पास किए गए थे जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों का वो ठीक हुए। यानी कि बच्चे जो काम कर रहे थे, बहुत छोटी उम्र से बच्चे काम में लग जाते थे फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, क्योंकि वो इजीली टाइटली पैक्ड प्लेसेस में काम कर पाते थे। वो चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करी, क्योंकि फिर उनकी डेथ हो जाती थी। वो कई बार उनको एग्जॉस्ट हो जाते थे काम से, इतना काम करवाया जाता था उनसे, और फिर वो सोते सोते कभी मशीन्स में गिर जाते थे, कभी उनके हाथ पैर कुचल जाते थे। तो वो सारी चीजें जो है उनको ठीक करना था, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं है ना कि आप अपने छोटे बच्चों से इतनी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करा रहे हो खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए, और उनको बेसिक चीजें भी नहीं दे रहे हो। तो इस तरह के कई सारे कानून बनाए गए थे इस टॉपिक के अंदर, आप वही सब आपको पता पड़ेगा। हाउ अटेंटिव वॉज द गवर्नमेंट टू द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ women एंड चिल्ड्रन, कितनी ज्यादा जागरूक थी सरकार किसको लेकर के, जो women और चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं उसको लेकर के कितनी जागरूक थी, वो सब चीजें पूछी जाएंगी इसमें। Laws were passed in 1819 prohibiting the employment of children under the age of 9 in factories and limiting the hours of work of those between the ages of 9 and 16 to 12 hours a day। कानून पास किए गए थे 1819 के अंदर जिसमें रोका जाना था चिल्ड्रन के प्रोहिबिशन को, मतलब काम करने के जो एम्प्लॉयमेंट था उसको रोका जाना था, कि अंडर एज 9 यानी 9 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ लिमिटिंग द आवर्स ऑफ वर्क ऑफ दोज बिटवीन, और जो 9 से 16 साल के बच्चे हैं, यानी कि 9 से 16 साल के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो भी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे एक दिन में। अब सोचो 12 घंटे काम नहीं करेंगे, इसका तो कानून बनाया है इन्होंने 1819 के अंदर। तो उससे पहले ये कितने घंटे काम कर रहे होंगे। आप लोग स्कूल आते थे नॉर्मल, जब सब कुछ नॉर्मल था तब आपका 7 to 8 आवर्स का स्कूल लगता था, फिर आपका 1 to हाफ एन आवर में भी ट्रैवलिंग में जाता होगा, उसके बाद आपके पास में भी काफी समय बचता होगा, और इनके 12 आवर्स, वो भी 9 से 16 साल के बच्चे सिर्फ काम कर रहे हैं, ये कानून बना था। बट दिस लॉ लैक द पावर्स नीडेड फॉर इट्स एनफोर्समेंट। अब क्या हुआ था, ये कानून तो उन्होंने बना दिया लेकिन इसको लागू करने के लिए इनके पास में प्रॉपर पावर नहीं थी, यानी इसको ये पूरी तरीके से इन्फोर्सफुली नहीं कर पाए, लागू ही नहीं कर पाए। इट वॉज नॉट अंटिल 1833, 1819 में ये लॉ बनाया है और इसको 1833 लग गया, मतलब इतने साल लग गए पास होने में, प्रॉपरली लागू होने में। आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नॉर्थ साइड के अंदर बहुत अच्छे लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया वर्कर्स के द्वारा, then an act was passed that permitted children under 9 to be employed only in silk factories। फिर एक कानून लाया गया, ठीक है, एक एक्ट पास किया गया जिसमें ये अलाउ किया गया कि 9 साल से छोटे बच्चे जो है वो सिर्फ सिल्क फैक्ट्रीज में काम कर पाएंगे। लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर दैट द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड। फिर उसके बाद में क्या, जो बड़े बच्चे थे उनके लिए पर्टिकुलर अमाउंट में जो आवर्स हैं वो डिसाइड किए गए। छोटे बच्चों के लिए तो ये बोला गया कि हाँ 9 साल से छोटे बच्चे सिल्क फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, 9 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक फिक्स्ड आवर्स होंगे काम करने के, और फिर इनके ऊपर फैक्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्टर्स को एम्प्लॉय किया जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर्स लगाए जाएंगे फैक्ट्री के अंदर, वो देखने के लिए कि भाई ये कानून पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ सिर्फ पेपर पे ही ये कानून बन के रह गया और फैक्ट्रीज के अंदर अभी भी 9 साल से छोटे बच्चे दूसरी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, और जो बड़े बच्चे हैं वो 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो, उनसे लिया जा रहा हो। ये सब चेक करने के लिए इंस्पेक्टर्स को रखा गया। Finally, in 1847, after more than 30 years of agitation, the 10 hours 10 bill was passed। 1847 के अंदर, अब 1833 से 47 के अंदर लगभग 30 सालों के अंदर एक कानून पास किया गया, 10 आवर बिल उसका नाम था। दिस लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क फॉर women एंड यंग पीपल एंड सिक्योर्ड अ 10 आवर डे फॉर मेल वर्कर्स। और यहाँ पर इस कानून के अंदर ये चीज पारित हुई, ये पास हुआ कि भाई वुमेन हो या यंग पीपल हो, इन सबके लिए 10 घंटे का टाइम जो है लिमिटाइज, मतलब 10 घंटे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है उसी में ही वो काम करेंगे, और जो मेल वर्कर्स हैं वो 10 घंटे तक काम करेंगे एक दिन के अंदर, इनका तो और भी कम होगा। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ, क्या कहना यस Yes. चाह रहे मैम। हैं? ओके। फिर उसके बाद में ये जो एक्ट्स थे अप्लाई किए गए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें अप्लाई नहीं की जा रही थी।
Mines Commission of 1842 set up by the government revealed that working condition in mines had actually become worse since the Act of 1833. अब 1833 के अंदर जो एक्ट पास हुआ था ना, जिसमें कि 9 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते, सिर्फ सेल्फ फैक्ट्री में काम करेंगे, ये जब पास हुआ उसके बाद में ये देखा गया कि 1842 के अंदर माइंस कमीशन के अंदर गवर्नमेंट ने जो 1833 के अंदर एक्ट पास किया था, उसके बाद कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। बिकॉज मोर चिल्ड्रन हैड बीन पुट टू वर्क इन कोल माइंस, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है कोल माइंस में रखे जा रहे थे, एम्प्लॉय किए जा रहे थे। द माइंस एंड द कोलेरीज एक्ट ऑफ 1842 बैन चिल्ड्रन अंडर द 10 एंड women फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। फिर एक और एक्ट आया 1842 के अंदर जिसका नाम था द माइंस एंड द कॉलरीज। इसके अंदर बैन कर दिया गया कि 10 साल से छोटे बच्चे और women को आप अंडरग्राउंड काम नहीं करा सकते। फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट लेड डाउन इन 1847। फिर एक और एक्ट आया 1847 के अंदर जिसका नाम था फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट, जिसके अंदर ये बोला गया दैट चिल्ड्रन अंडर 18 एंड women शुड नॉट वर्क मोर देन 10 hours a day। इसके अंदर ये बोला गया कि 10 छोटे बच्चे जो हैं 18 साल से छोटे बच्चे और women जो है वो 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे एक दिन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर सारे जो ये ईयर वाइज हैं, ईयर वाइज एक एक एक्ट लिखते जाएंगे और उसके आगे उसमें मेंशन करेंगे कि भाई कौन सा एक्ट में के अंदर कौन से साल के अंदर कौन सा एक्ट आया था और उसके अंदर क्या क्या बात कही गई थी। उससे क्या होगा, एक टेबल तैयार हो जाएगी आपके पास में और आप आसानी से चीजों को याद कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद में these laws were to be imposed by the factory inspector। अब ये जितने कानून बना दिए थे, कानून तो इन्होंने बहुत सारे बना दिए थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब इनके पास में ये जिम्मेदारी थी कि इन सबको कानूनों को लागू कौन करवाएगा, फैक्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्टर। बट दिस वॉज डिफिकल्ट टू डू, लेकिन ये करवाना भी बहुत मुश्किल था। द इंस्पेक्टर्स वर पुअरली पेड, क्योंकि इंस्पेक्टर्स को ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती थी, सैलरी नहीं दी जाती थी, ठीक है। और कई बार क्या होता था, एंड इजिली ब्राइब्ड बाय फैक्ट्री मैनेजर्स, और उनको फैक्ट्री के जो मैनेजर्स होते थे वो रिश्वत दे देते थे, ठीक है। while parents lied about the real ages of their children, और पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों की झूठी एज बताया करते थे जिससे वो ज्यादा काम करवा सके अपने बच्चों से और फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये सारे कानून बनाने के बावजूद भी इतनी ज्यादा दिक्कतें इनको आ रही थी कि वो कानून लागू ही नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। ये तो था रिफॉर्म बाय द लॉज। अब है द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या वाद विवाद हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर के। Until the 1970s, historian used the term industrial revolution। 1970s तक हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे वो इस टर्म का बहुत यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। For the changes that occurred in Britain from 1780s to 1820s, 1970s से 1970s तक हिस्टोरियंस ने इस्तेमाल किया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जो बदलाव देखने को मिले थे ब्रिटेन के अंदर 1780 से 1820, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 1970 तक ये लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते आए हैं। फ्रॉम देन इट वाज चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तब से ही ये चीज चैलेंज की जाती थी। अब क्या ये इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहा गया? क्या ये कहना सही था कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है और हमारी बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन वर्किंग कंडीशंस तो खराब हो रही थी, बच्चे मर रहे थे और 9 साल से छोटे बच्चे मर रहे थे, हाथ पैर उनके कुचल रहे थे, विमेन से काम करवा रहे थे, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, स्लम एरिया बढ़ गया था, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, वॉर हो रहा था, खाने की कमी हो रही थी, लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या ये वाकई में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ? क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ी उन्नति हुई, एक ग्रोथ आई इनकी? इस चीज को लेकर के डिबेट होता आ रहा है, ठीक है। ये है मेन डिबेट का रीजन कि इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बजाय कुछ और कहना चाहिए, क्योंकि इंसानियत तो बिल्कुल खत्म हो गई थी ना लोगों में। लोग बाग तो बस प्रॉफिट कमाने के लिए लगे हुए थे वहां पर, और यहाँ पर इनकी बेसिक जो हर तबके के लोगों के लिए अच्छी जीवन जीने की जो एक बेसिक नैतिक शिक्षा के अंदर अपन को पढ़ाया जाता है, मॉरल साइंस के अंदर मॉरल वैल्यूज दी जाती हैं कि हर किसी को एक तमीजदार अच्छी जिंदगी जीने का हक है, वो तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो पा रही ना। लोग बाग बिल्कुल पिस रहे। तो इस चीज का डिबेट होना था। The industrialization had actually been too gradual to be considered a revelation। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को धीरे धीरे समझना लोगों को पता पड़ी ये चीज कि क्या वाकई में इसको रेवोल्यूशन कहना चाहिए। इट कैरीड प्रोसेसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड टुवर्ड्स न्यू लेवल। इसके अंदर इस तरह के प्रोसेस हुए हैं, चीजें हुई हैं जो अलग लेवल पे लेके जाती हैं।
Thus, there was a relatively greater concentration of workers in factories and a wider use of money. इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ज्यादातर लोग बाग जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज में किस पर ध्यान दे रहे थे कि वो कितना पैसा बना सकते हैं, कितना वो उसका यूज कर सकते हैं और कितना उनका ध्यान जो है काम पर था. Until well into the 19th century, somebody is saying something? कुछ कोई कहना चाह रहा है कुछ? मैम. यस मैम. कहिए. मैम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था फर्स्ट मैम वो तो 1780 से 1850 में हुआ था. बेटा ये टर्म जो यूज करी जा रही है ना वो बोली गई है. हुआ था तो वो उसका टाइम पीरियड अलग है. यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन ही ये कह रही है कि 1970 तक हिस्टोरियंस यूज कर रहे थे डिस्क्राइब करने के लिए 1780 से 1820 के टाइम को. ओके मैम. यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हुआ ये था. वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे और कौन से टाइम पीरियड के लिए कर रहे थे वो यहाँ पे बोला जा रहा है. Okay, so until well into the 19th century, large regions of England remained untouched by factories or mines, and therefore the term Industrial Revolution was regarded as inaccurate. 19th century तक बहुत बड़ा एरिया जो था इंग्लैंड का वो बिल्कुल भी उस पर फैक्ट्रीज नहीं आई थी, माइंस नहीं थी. इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहना सही नहीं होगा. पूरे इंग्लैंड को डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप कि पूरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था. पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही ये चीज चल रही थी. इंग्लैंड हैड चेंज्ड इन अ रीजनल मैनर. इंग्लैंड बदला था लेकिन एक रीजनल मैनर में बदला था. प्रोमिनेंटली अराउंड द सिटीज ऑफ लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकासल rather than throughout the country. और ये कौन से एरियाज में बदला था? जो शहर थे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकासल, सिर्फ वहीं पर ही इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी. वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं. पूरे कंट्री के लिए आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कह सकते थे. Could the growth in the cotton or iron industries or in a foreign trade from 1780s to 1820s be called revolutionary? अब जो ग्रोथ आई थी कॉटन और आयरन इंडस्ट्री के अंदर या फॉरेन ट्रेड के अंदर 1780 से 1820 के अंदर, क्या वो रेवोल्यूशनरी थी? The impressive growth of cotton textiles based on new machinery was in an industry that relied on a non-British raw material. अब ये इम्प्रेसिव ग्रोथ यानी बहुत अच्छा कॉटन टेक्सटाइल जो उनका शुरू हो गया था, नई मशीन्स आ गई थी, नई इंडस्ट्रीज लग गई थी, वो बेसिकली किस चीज पर बेस्ड थी? जो कच्चा माल बाहर के देशों से आ रहा था वहां से थी, जो कि नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल था. अगर खुद ब्रिटिशर्स का होता तब ये कह सकते थे कि हाँ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पे ही हो रहा है, लेकिन इनका कच्चा माल तो कहीं और से आ रहा था. सेल्स अब्रॉड स्पेशली फ्रॉम इंडिया. कहाँ से आ रहा था? स्पेशली कॉटन का कच्चा माल कहाँ से ले रहे थे ये लोग? इंडिया से ले रहे थे. तो ये इनके खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही ना, खुद की तो इनकी कोई प्रॉपर वो हुई नहीं. तो ये क्या था? नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल की कैटेगरी के अंदर था. ठीक है. और नॉन मेटालिक मशीनरी एंड विद फ्यू लिंक्स टू अदर ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रीज. और भी कई चीजें जो है वो दूसरे देशों से ये ला रहे थे जो कि नॉन मेटालिक मशीनरी थी, यानी मेटल से बेस नहीं थी और जो बाकी इंडस्ट्री की ब्रांचेस थी. Metallic machinery and steam power was rare until much later in the 19th century. अब मेटल से बनने वाली मशीन्स और स्टीम पावर जो है वो 19th सेंचुरी के एंड तक पहुंची थी. रैपिड ग्रोथ हुई ब्रिटिश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की. 1780 से जो शुरू हुआ था काम इनका, रिजम्पशन ऑफ ट्रेड विद नॉर्थ अमेरिका. पहले ट्रेड किया इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के साथ में, वो बंद हुआ. वॉर हुआ, फिर अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो है उसने इस चीज को रोका, इंटरप्ट किया. फिर ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी बेसिकली किस चीज पे? दिस ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एज बीइंग शार्प ओनली बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम अ लो पॉइंट. इस ग्रोथ को लोगों ने इसलिए नोटिस करा क्योंकि ये बहुत ही लो पॉइंट से शुरू हुई थी. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. No, ma'am. No problem. Okay. Our indicators of economic change occurring before and after 1815 and 20 suggest that sustained industrialization was to be seen after rather than before these dates. अब जो इकोनॉमिक चेंजेस यानी आर्थिक बदलाव आए थे पहले और बाद में 1850 के और 1820 के, उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको अलग तरीके से देखा जाता था इन डेट्स से पहले और इन डेट्स के बाद में. डेकेड्स जो है 1793 के, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है बहुत इफेक्टिव इफेक्ट्स देखे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के और नेपोलियनिक वॉर्स के.
ठीक है, नेपोलियन वॉर हुआ था, उसके और फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफी असर इन पर भी आया था. Industrialization is associated with a growing investment of the country's wealth in capital formation or building infrastructure and installing new machinery, and with raising the levels of efficient use of these facilities with raising productivity. इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिकली किस चीज से जोड़ के देखा जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंट्री की वेल्थ में, कंट्री कितनी अमीर हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कितनी नई मशीन्स लग रही हैं, क्या लेवल जो हो रहा है फैसिलिटीज का उसको कितने लोग यूज कर पा रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. इन सब चीजों को देख करके आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझ सकते हो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आपको जो भी प्रॉब्लम आई है प्लीज कलेक्ट अप योर प्रॉब्लम्स. हम आपकी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड कल सॉर्ट आउट कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. वेलकम. Thank you, ma'am. वेलकम.